और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, कानपुर हिंसा का एक नया वीडियो सामने आया है। आपको दिखाएंगे वो नया वीडियो। कानपुर हिंसा का ये नया वीडियो पथराव का है। वीडियो जो सामने आया है वो आपके सामने अब हम रखने वाले हैं, लेकिन आपको बताएं कानपुर हिंसा जिसमें अब तक कई लोगों के खिलाफ कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, एफआईआर दर्ज की गई है, पूछताछ लगातार की जा रही है। दो पक्ष आमने सामने आए और जमकर पत्थरबाजी हुई है। पूरे इलाके में इस समय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में कानपुर का जिक्र किया और कहा कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, उन लोगों को कतई नहीं छोड़ा जाएगा। ये देखिए आपके सामने ये एक और नया वीडियो आया है जहां आप देखिए पत्थरबाजी कितने भीषण तरीके से की गई है। दो गुट आपस में भिड़े और ये कानपुर हिंसा का नया वीडियो आपके सामने। इस बीच आपको बताएंगे कानपुर हिंसा को लेकर साक्षी महाराज का एक विवादित पोस्ट सामने आया है। फेसबुक में साक्षी महाराज की हिंदुओं से अपील है। हिंदुओं से घर में शस्त्र रखने की अपील कर रहे हैं साक्षी महाराज। आपको बचाने कोई नहीं आएगा, कह रहे हैं ऐसा साक्षी महाराज। खुद अपनी रक्षा करनी पड़ेगी आपको। तो ये विवादित बोल एक बार फिर से साक्षी महाराज अपने विवादित बोल के लिए जाने जाते हैं। और एक बार फिर से कानपुर में जिस तरह से हिंसा भड़की है हिंदू मुस्लिम के बीच में, दो पक्षों के बीच में, उसको लेकर ये इनका विवादित पोस्ट आप समझ सकते हैं। हिंदुओं से अपील कर रहे हैं कि अपने आप को बचाइए, आपको बचाने कोई नहीं आएगा, अपने घर में शस्त्र रखिए। ये विवादित पोस्ट जो उन्होंने फेसबुक में डाला है। और आइए बढ़ते हैं, हरदोई से खबर आ रही है जहां पर शराब के नशे में धुत एक युवक ने मेडिकल कॉलेज में महिला अस्पताल में जमकर हंगामा किया। इस दौरान शराबी युवक ने अपने आने जाने वाले लोगों पर पत्थर बरसाए हैं, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने उसको पकड़ा, जमकर पीटा। जमकर पीटने के बाद देखिए पुलिस को इस तरह से अधमरी हालत में सौंपा गया है। लेकिन पुलिस जब तक इस युवक को पकड़ पाती ये मौके से फरार हो गया। और आइए आपको जेवर एयरपोर्ट की तरफ लिए चलते हैं। जेवर एयरपोर्ट निर्माण से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। ईपीसी के टाटा ग्रुप का चयन, टर्मिनल रनवे निर्माण करेगा टाटा ग्रुप। सहायक भवनों का निर्माण करने वाला है टाटा ग्रुप। एक बड़ी जिम्मेदारी टाटा ग्रुप के पास। एयरसाइड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने वाला है टाटा ग्रुप। साल 2024 तक ये पहला रनवे जो है इसका तैयार कर लिया जाएगा। आप देख रहे हैं ये एनिमेशन के थ्रू ये किस तरह से पूरा एयरपोर्ट रहने वाला है। जेवर एयरपोर्ट जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है और काफ़ी हाईटेक एडवांस टेक्नोलॉजी वाला ये एयरपोर्ट रहने वाला है। पहले फेज में आपको बताएं 1334 हेक्टेयर में बनेगा ये एयरपोर्ट। टाटा ग्रुप के पास आई है रनवे निर्माण की बड़ी जिम्मेदारी। टाटा प्रोजेक्ट्स हाल ही में नई संसद भवन, मुंबई ट्रांसहार्बर लिंक, कई मेट्रो प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है और अब एक और काम बड़ा लिया गया है रनवे निर्माण का टाटा ग्रुप ने जेवर एयरपोर्ट का। अनुबंधन के मुताबिक आपको बताएं कि परियोजना में देरी होने से हर रोज 10 लाख का जुर्माना लगेगा। तो तय समय पर काम होगा। जैसा कि आपको बता रहे हैं कि 2024 में यह रनवे बनकर तैयार हो जाएगा। हिमांशु मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। हिमांशु, रनवे निर्माण की जिम्मेदारी टाटा ग्रुप के पास गई है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जेवर एयरपोर्ट जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और विश्व का 5वें नंबर का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। और जाहिर तौर पे 2024 इसकी डेडलाइन सेट की गई है और 2024 में पहला रनवे तैयार होना और उड़ान भरेगा। ऐसे में इसको लेकर तैयारियां तेज कर दी और अब टाटा समूह को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें वो तमाम जिम्मेदारी तय की गई है, जैसे कि इंजीनियर की खरीद और निर्माण, ये तमाम चीजें, टर्मिनल, रनवे, एयरसाइड इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें और अन्य भवन जो भी निर्माण होगा वो ये किया जाएगा। आप बता दें कि 1334 हेक्टेयर में पहले फेज में ये निर्माण होना है। हिमांशु, और कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो तय समय है उस समय में ये निर्माण पूरा करके देना होगा, यानी कि जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है इस समय टाटा ग्रुप पर, क्योंकि और भी प्रोजेक्ट्स उनके पास है।
जाहिर तौर पे देखिए आपको बता दें कि मुंबई में कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसके अलावा नई संसद का काम भी उनके पास है। मुंबई मेट्रो जो मेट्रो लिंक है उसका भी काम है। तो जिम्मेदारियां बहुत है, लेकिन एक भरोसा जताया गया है और उम्मीद है कि समय से ये सारी चीजें पूरी होंगी। और अगर समय पर नहीं पूरी होती तो रोजाना 10 लाख रुपए का जुर्माना का प्रावधान भी है। जी हिमांशु, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और अब खबर एक्शन वाले बुलडोजर से जुड़ी हुई। यूपी में शहर शहर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है। आइए देखते हैं कि बुलडोजर कहां कहां चला और क्यों चला। इस तरह मथुरा में बाबा के बुलडोजर ने अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। मथुरा के मौजा मोहनपुर में 200 वर्ग मीटर में अवैध निर्माण किया गया था। नगर निगम की बंजर जमीन पर अनुराग और नीतीश भारद्वाज ने पट्टे की रसीद के आधार पर अवैध कब्जा किया था और उस पर बाउंड्री वॉल बनाकर अंदर एक कमरा तैयार करा दिया था। शिकायत के बाद जब इसकी जांच की गई तो ये जमीन नगर निगम की निकली, जिसके बाद नगर आयुक्त के निर्देश पर बुलडोजर से अवैध निर्माण को गिरा दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार अतिक्रमण हटाओ अभियान की भी कार्रवाई चल रही है। कल इसी क्रम में अडुकी गांव में जो नगर निगम की ज़मीन थी उस पर कुछ व्यक्तियों ने कब्जा किया था, बाउंड्री वॉल बनाया था। उसको हमारे सहायक नगर आयुक्त जी ने जाके उसको ध्वस्त कर दिया है, नियमानुसार तरीके से उसको किया। और जो अस्थायी अतिक्रमण वहाँ पे जो किसान कर रहे हैं अस्थायी अतिक्रमण, जो फसल लगाएं, उसको भी हटाया जाएगा नियमानुसार। कासगंज में भी बाबा के बुलडोजर ने 30 बीघा जमीन पर अवैध कब्जे को हटाया। इस जमीन की कीमत करीब 5 करोड़ रुपए है। डीएम अंकित अग्रवाल के निर्देश पर जलेसर प्रशासन ने अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला दिया। ये जमीन सरकार की है, लेकिन अकबर नाम के व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर लिया था। अकबर पर बड़े मियां दरगाह में करोड़ों रुपए गबन के भी आरोप हैं। वो अपने 8 साथियों के साथ फरार चल रहा है। जलेसर कोतवाली क्षेत्र के हथेलियान और सादात मोहल्ले में जमीन पड़ती है, जिस पर अकबर ने सरकारी जमीन पर 10 दुकानें और शोरूम खोल लिया था, लेकिन सालों से कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। और अब योगी सरकार में जांच के बाद अकबर की 10 दुकानें और शोरूम को बुलडोज कर दिया गया। तो वहीं खबर आगरा से, जहां पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर प्रशासन की कार्रवाई जारी है। आगरा विकास प्राधिकरण का बुलडोजर ताजनगरी फेज 2 में अवैध निर्माण पर चला, तो वहीं पथौली में 6 मकानों को भी ध्वस्त किया गया है। ताजनगरी में प्रशासन, नगर निगम के साथ साथ आगरा विकास प्राधिकरण का बुलडोजर लगातार अवैध निर्माणों पर गरज रहा है। अगली खबर सीतापुर से है, जहां पर रफ्तार का कहर देखा गया है। ट्रक ने ई रिक्शा को मारी है जोरदार टक्कर। 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। पूरे हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। शहर कोतवाली इलाके की यह घटना है। तो देखिए रफ्तार का कहर आप देख रहे हैं। सीतापुर में किस कदर टक्कर कितनी भीषण रही होगी कि इस पूरे हादसे में 2 लोगों की ऑन स्पॉट डेथ हो गई, जबकि 4 लोग घायल हुए। और आइए अब आपको सीतापुर के बाद आजमगढ़ लिए चलते हैं, जहां पर दलित उम्मीदवार उतार सकती है समाजवादी पार्टी। सुशील आनंद के नाम पर समाजवादी पार्टी में सहमति है। ये सोर्सेस के हवाले से जानकारी हम दे रहे हैं आपको। एसपी जिला अध्यक्ष ने इनकार किया है इस बात से। बीजेपी से निरहुआ का टिकट कंफर्म। तो देखिए बीजेपी से निरहुआ का तो टिकट कंफर्म हो गया है, ये सोर्सेस के हवाले से जानकारी दे रहे हैं। साथ ही अगर हम यहाँ बात करें समाजवादी पार्टी की, तो आजमगढ़ में दलित उम्मीदवारों को
दलित उम्मीदवार चेहरा सामने आ सकता है समाजवादी पार्टी की तरफ से। गढ़ में कौन होगा एसपी उम्मीदवार? बीजेपी में मंथन, बीएसपी तैयार। अखिलेश यादव की सीट से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा? समाजवादी पार्टी किसे उम्मीदवार बनाएगी? क्या डिंपल यादव को मैदान में उतारेगी या फिर सुशील आनंद, जिनकी चर्चा हो रही है, उन पर दांव लगाएगी? जैसा आम जनमानस का, हमारे नेताओं का, हमारे कार्यकर्ताओं का जिस प्रत्याशी के प्रति सहमति बनेगी, उस प्रत्याशी को टिकट देने का काम किया जाएगा। इस बीच अटकलों का दौर जारी है। खबर थी कि समाजवादी पार्टी ने सुशील आनंद को प्रत्याशी बनाने का फैसला कर लिया है, लेकिन थोड़ी ही देर में पार्टी ने खारिज कर दिया। अब एक बार फिर अटकलों का दौर जारी है। उधर बीजेपी के अंदर भी यही सवाल बना हुआ है कि आजमगढ़ से बीजेपी का प्रत्याशी कौन होगा, और ये तब है जब 2019 लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे दिनेश लाल यादव निरहुआ ने सोशल मीडिया पर प्रचार शुरू कर दिया है। हालांकि दिनेश लाल यादव सीधे तौर पर दावेदार होने की बात कहने से बच रहे हैं। कि वो कुछ करे ना करे, वो आए ना आए, पर यहाँ के लोग उनके साथ ही रहते हैं। तो यही सबसे बड़ी वजह है कि आपकी समस्या ही रह जाएगी अगर आप किसी भी व्यक्ति को इतनी छूट दे देंगे कि हम आप ही को चुनेंगे, आप कुछ करें या ना करें। इन सब के बीच बीएसपी उम्मीदवार गुड्डू जमाली अपना नामांकन पहले ही कर चुके हैं और अब क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं, जीत का दावा ठोक रहे हैं। हम लोग ईमानदार लोग, ईमानदारी से काम करते हैं और मैं बहुत प्लेन शब्दों में कह रहा हूँ, मुझे अपनी मेहनत और ईमानदारी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे, बहुजन समाज पार्टी के मानने वालों पे, और बहुजन समाज पार्टी ही नहीं, समाज के हर तबके के लोगों से, चाहे वो कहीं से भी जुड़े हों, जो ठीक ठाक सोच रखते हैं अपनी, मुझे ये उम्मीद है कि ऊपर वाले ने चाहा तो जीत पक्का होगी। सूत्रों की माने तो कल यानी कि शनिवार को आजमगढ़ और रामपुर दोनों ही सीटों पर तस्वीर साफ हो सकती है। समाजवादी पार्टी से लेकर बीजेपी तक दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब खबर जो है अगली, वो धर्मनगरी हरिद्वार से है, जहां पर हर की पैड़ी क्षेत्र में भिक्षुओं की बढ़ती संख्या परेशानी का कारण बनती जा रही है। आए दिन इनके द्वारा श्रद्धालुओं के साथ दुर्व्यवहार की खबरें आती हैं, लेकिन प्रशासन इस पर लगाम लगा ही नहीं पा रहा। तीर्थ नगरी होने के नाते हरिद्वार में भिक्षुकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये कौन लोग हैं, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। गंगा घाटों पर रहने वाले इन भिक्षुकों के वेश में कई लोग अवैध नशा, टप्पेबाजी और चोरी जैसे संगीन अपराधों में संलिप्त हैं। आए दिन इनके द्वारा दान पुण्य करने आए श्रद्धालुओं को परेशान भी किया जाता है। वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि जल्द ही इन्हें हटाने का अभियान शुरू किया जाएगा। देखिए, भिखारियों की तो तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। पहले आज से 10 साल 12 साल पीछे अगर जाया जाए तो भिखारियों की तादाद में थोड़ी सी कम थी, और आज की तारीख में बहुत ही ज़्यादा तादाद हो गई है। इस पे कई यात्रियों के साथ तो अपनी कई जेब कतरी महिलाएं तक इस पे सम्मिलित हैं, जो महिलाओं का पर्स वगैरह काटने में, आप उनका सामान उठाने में महिला काफ़ी उसमें सम्मिलित हैं। देखिए, भिक्षुकों को यहाँ से कई बार हटाने की भी प्रयास किया गया। इनको लगातार जब भी हमारी फोर्स वहाँ पे जाती है तो उनको हटाते रहती है, और इसमें प्रशासन और नगर निगम के साथ मिलकर इनके खिलाफ एक सख्त कार्रवाई की जाएगी। हर की पौड़ी की देखरेख करने वाली संस्था श्री गंगा सभा भिक्षुकों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की योजना पर काम कर रही है। संस्था का कहना है कि भिक्षावृत्ति करने वाले छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग से बात हो रही है। जल्द ही इस योजना को धरातल पर उतारा जाएगा। और इसी समस्या के समाधान के विषय में अभी दिल्ली में हमारी मुलाकात जो राष्ट्रीय बाल सुरक्षा अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं श्री प्रियंक कानूनगो जी, उनसे हमारी मुलाकात हुई। ये तय किया गया कि शीघ्र ही जो बाल सुरक्षा अधिकार आयोग है उनकी टीम और श्री गंगा सभा की टीम मिलकर इस पर कार्य करें। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने तीर्थ क्षेत्रों को भिक्षुओं से मुक्त करने के निर्देश दिए हैं। बावजूद इसके हरिद्वार में लगातार भिक्षुकों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे न सिर्फ धर्म नगरी की साख पर बट्टा लगता है, बल्कि सुरक्षा के नजरिए से भी ये घातक स्थिति है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट।
और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि सभी चाहते हैं कि उनका अपना सपनों का घर हो और इसके लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। आप देखिए रिपोर्ट और जानिए कौन सी हैं वो बेहद महत्वपूर्ण बातें। घर की नींव और संरचना के संबंध में एक क्षेत्र के मौसम और उसकी भौगोलिक स्थिति का काफी प्रभाव पड़ता है। जैसे भूकंप संभावित क्षेत्र में नींव, उसे बनाने की प्रक्रिया और मटेरियल का चयन काफी अलग होता है और इन बातों को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये जीवन हानि से संबंधित है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक